मजबूत विकल्प बनाना चाहिए था, तब आप मणिपुर से यात्रा पे निकले। नतीजा ये हुआ बंगाल में आपका कोई गठबंधन नहीं हुआ। आप अभी बिहार नहीं वाले थे कि नीतीश कुमार आपको छोड़ के भाग गए। जब राहुल गांधी जी ही सारे काम करें तब यही मीडिया और यही सत्ता पक्ष कहेगा कि सारा रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास है। वो तो है अभी भी। दोस्तों आगे आप डिबेट में कांग्रेस के नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी और पत्रकार राजीव रंजन के बीच जोरदार बहस देखने वाले हैं। वैसे तो इमरान प्रतापगढ़ी कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, लेकिन आज इमरान प्रतापगढ़ी ने पत्रकार राजीव रंजन को पूरी तरह से रोस्ट कर दिया। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। पर मीडिया बात करने को तैयार ही नहीं है और कांग्रेस का कहीं कुछ भी दूर। अगर हमारा एक जिला पंचायत सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो कांग्रेस में बड़ी टूट शीर्षक से खबरें चलती हैं। उनके सिटिंग एमपी राजस्थान के, हरियाणा के, वो कांग्रेस ज्वाइन कर ले रहे हैं। कहीं कोई चर्चा है? उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। अभी जब आप रास्ते में रहे होंगे तो झारखंड के एक विधायक ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया। बताइए, कहीं कोई चर्चा है? चर्चा है? कहाँ चर्चा है? अरे चुप रहिए, कोई चर्चा नहीं है। क्या राजीव भाई? कहाँ कोई चर्चा? वो एक हम यही तो शिकायत है हमारी। देखिए वही तो आपने शेर कहा। एक शेर है कि दूसरे के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, खुद अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। ये दरअसल आपने जो शेर सुनाया है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये मीडिया के लिए है। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। दरअसल ये मीडिया के लिए शेर है कि अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। आप झांकिए मीडिया को। आप हालांकि अलग हैं, मैं आपको अलग रखता हूं। आप चूंकि जमीन के आदमी हैं, मैं तो वो जो स्टूडियो में तथाकथित बैठे हुए सो कॉल्ड बड़े बड़े श्वेत पत्रकारिता के जो पीतांबर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पूरे न्यूज मेरा सवाल ये नहीं। देखिए देश ने बार बार अगर आंकड़ों पे जाते, आपकी पार्टी ने तेलंगाना जीता और बहुत मेजॉरिटी, थंपिंग मेजॉरिटी से जीता। आप कर्नाटक जीते, आप हिमाचल जीते। तो आप जब जीतते ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को देखने में कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष मनोवैज्ञानिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से 2024 के चुनाव में हारता हुआ दिखता है। बिल्कुल नहीं, हम कहीं से भी मनोवैज्ञानिक रूप से ना उनसे पीछे हैं ना हारते हुए दिख रहे हैं। दरअसल हमारी चीजों को मीडिया दिखाता नहीं और 24 घंटे सुबह शाम विज्ञापन हो या फिर खबर हो, विज्ञापन है या खबर है कुछ पता ही नहीं है। सब कुछ बस मोदी जी चल रहा है। हमने 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा की। बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इतना सड़क पर रहा हो? राहुल गांधी जी को कहा जाता था ना कि वो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे। बताइए दुनिया के कौन से शहजादे ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के एक टी शर्ट और एक ट्राउजर में पूरे देश के करोड़ों लोगों को गले से लगाया हो? कोई उदाहरण ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अभी इस समय भी प्रधानमंत्री जी तो 8000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं, 10 लाख रुपए का सूट पहन रहे हैं, मोवाडो का चश्मा पहन रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उसी एक टी शर्ट में, एक ट्राउजर में फिर से न्याय यात्रा लेकर के निकले, 6700 किलोमीटर चले। तो इससे ज्यादा जमीन पर कौन सी पार्टी और कौन सा नेता होगा? हमारा खड़गे जी लगातार देश के अलग अलग कोने में जाकर के सभाएं कर रहे हैं। राहुल जी लगातार सड़क पर हैं। हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं, हरियाणा में आप देख लीजिए, हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, रणदीप सुरजेवाला हो, हर नेता हमारा सड़क पर रोज यात्राएं कर रहा है। हमारी खबरें दिखाओ ही मत और उसके बाद शाम में बोलो कि भाई तुम लोग नजर नहीं आ रहे हो। कैसे नजर आए भाई? दिखाओगे तब तो नजर आएंगे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। नजर में रहने की बात नहीं है। आपने नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू की। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने पूरे देश में भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा के जरिए लोगों से मिलने की बात की और ऐसा करने वाले वो देश के पहले राजनीतिज्ञ हैं। उनसे पहले इतनी बड़ी पदयात्रा चंद्रशेखर जी ने की थी। चंद्रशेखर जी ने भी जब 1983 में यात्रा की थी तो उन्होंने कहा था इसका यात्रा का कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। लेकिन वो चुनाव 84 में था और यात्रा 83 में की गई। एक राजनीतिक व्यक्ति यात्रा सामाजिक करे, देश को जानने करे, लेकिन उसका मतलब चुनाव ही होता है। 84 में उनको कुछ नहीं मिल सका क्योंकि इंदिरा जी की घटना हो गई। इसी तरह आप लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले यात्रा करते हो, एक यात्रा खत्म करते हैं, आप इंडिया गठबंधन बनता है। पूरे देश को लगता है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देश के सारे विरोधी दल एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। आपको जब रणनीति के तहत, गठबंधन के तहत अपने सहयोगी दलों के साथ बातचीत के टेबल पर एक मजबूत विकल्प बनाना चाहिए था, तब आप मणिपुर से यात्रा पे निकले। नतीजा ये हुआ बंगाल में आपका कोई गठबंधन नहीं हुआ। आप अभी बिहार नहीं वाले थे कि नीतीश कुमार आपको छोड़ के भाग गए और जहां जहां आपकी न्याय यात्रा पहुंची वहां वहां आपके लोग या आपके साथी आपको छोड़ते चले गए। तो यह यात्रा की उपलब्धि है, यह यात्रा की कमजोरी। राजीव जी इसके जवाब में
दो अलग अलग तरह से मैं आपका जवाब दूंगा। पहला ये, आपका ये कहना है कि जब आपको टेबल पर बैठ के रणनीति बनानी थी तो आप यात्राएं कर रहे थे। टेबल पर रणनीति बनाने का काम कांग्रेस अध्यक्ष का है, बाकी हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरीज हैं जिनके अलग अलग काम बटे हुए। ये काम राहुल गांधी जी का नहीं है। राहुल गांधी जी जननेता हैं, वो लोगों के बीच में हैं, वो जनता के बीच में है। रणनीति बनाने वाला काम कोई और कर रहा है। जब राहुल गांधी जी ही सारे काम करें तब यही मीडिया और यही सत्ता पक्ष कहेगा कि सारा रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के पास है। वो तो है अभी, समझ रहे हो? अभी सुनिए, नड्डा जी से ज्यादा नहीं है। नड्डा जी का हश्र आप देखते हैं? प्रधानमंत्री जी के फ्रेम में राजनाथ सिंह जी जैसा आदमी, हमने जलवे देखे हैं उनके। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, माला के फ्रेम में आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, खुद ही बाहर निकल जाते हैं। रिमोट किसके पास है? खड़गे जी और राहुल जी के बीच में जो बॉन्डिंग है राजीव जी, क्या आपको वो बॉन्डिंग नड्डा जी और मोदी जी के बीच में दिखती है? नहीं, तो फिर ये कहना कि रिमोट तो ये कौन सी बात? यही बात, मैं ये जो नैरेटिव बना है, मैं इस नैरेटिव के खिलाफ ये बात कर रहा हूं। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष अपना काम कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आप कह रहे हैं कि यात्रा का आउटकम ये है कि आपके नेता छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं इसको दूसरे संदर्भ में ये कहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री जी नारा दे रहे हैं 400 पार 400 पार, ऐसे में उनको कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कांग्रेस से नेता बुला के उन्हें राज्यसभा दे रहे हैं, कांग्रेस से नेता बुला करके उन्हें टिकट दे रहे हैं। क्या भाजपा के पास काबिल लोग नहीं है जिन्हें राज्यसभा भेजा जा सके, जिन्हें टिकट दिया जा सके? अब बोल। सबसे पहला सवाल मेरा यह है, सबसे बड़ा कैडर होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, क्या उसके पास इतना अभाव है कि उसे हर राज्य में अशोक चौहान से लेकर मिलिंद दौड़ा से लेकर के आरपीएन सिंह से लेकर के हर राज्य में आपको कांग्रेस का ही नेता चाहिए राज्यसभा भेजने के लिए? नहीं, ये भी उसके दो पक्ष है कि आपके यहाँ जो काबिल नेता है उनको लगता है कि आज का जो नेतृत्व है उसके साथ काम करना, उनके साथ कदम ताल करना उसके लिए मुश्किल है। उनको लगता है कि दूसरी जगह उनकी नहीं, वक़्त इसका है। सिर्फ आप... एक पहलू है, कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, पकड़ आप कान ही रहे। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। तो बात यह है कि ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाएं कि वो विपक्ष में। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे। उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहां है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहाँ जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सटॉर्शन कैसे होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो कांड हुआ है इस देश में, उस पे तो सरकार गिर जानी चाहिए, उस पे तो मीडिया को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि चुप्पी है। कैसे जस्टिफाई किया जा सके? एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 182 करोड़ रुपए है, वो 1350 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। मीडिया इस पे सवाल क्यों नहीं कर रही है? चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है, हम बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजीव भाई, आज रहिए, कहां काम कर रहा है? आज मैं बताता हूं, आज जितना अभी तक ये जानकारी नहीं आई थी कि जो कोड है उसके हिसाब से किसको, अब 24 घंटे के भीतर इलेक्शन कमीशन और एसबीआई को बताना पड़ेगा कि किसका बॉन्ड किसने भुनाया। वो उससे पहले ही देश के सामने परिस्थितियां तो आ चुकी हैं। वो कंपनियां जिनके यहां आज छापा पड़ रहा है, वो अगले 3 दिन बाद बॉन्ड खरीद रहे हैं 500 करोड़ का। आप बताइए, कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो 502 करोड़ रुपए समथिंग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। वो तो बहुत कम है, 502 करोड़। 200 सोचिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कुछ है ही नहीं। आप भी कह रहे हैं 502 करोड़ क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा। सोचने वाला, बिल्कुल। हम चूंकि ग्रामीण जगहों से आते हैं, हमारे लिए 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात। 502 करोड़ कोई ऐसे ही चंदा दे रहा है। प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात की कीमत 50 करोड़। 37 करोड़ जिस कंपनी का या 27 करोड़ फायदा है, उसने 5 जनवरी 2022 को एक दिन में 225 करोड़, एक दिन में 225 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है या नहीं? ये भ्रष्टाचार है या नहीं? अब भ्रष्टाचार जिसकी सरकार, अब बताइए, मतलब जिसकी सरकार आप भी रहे जब, तो चंदा में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को चंदा मिलता था। आज उनकी सरकार है, उनको मिलता है। अभी टीएमसी, अभी आप देखिए उसमें आंकड़े दिखाते हैं कि 2021 में टीएमसी की पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जैसे बाढ़ आ जाती है। मैं तो राजीव जी कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों के साहस की दाद दूंगा। ना हमारे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है, ना हमारे पास इनकम टैक्स है, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ लोग, कुछ कॉर्पोरेट या कुछ ऐसे घराने हैं जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए विपक्ष की पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, तो मैं तो उनके साहस को सलाम करूंगा। हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है ना। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है। आपको बताता हूं। आपने मुझे अगर इस इंटरव्यू में बुलाया है तो ये सोच के बुलाया कि चलो कुछ अच्छी बातचीत होगी। मैंने दबाव
डाल करके थोड़ी आपसे कहा है कि मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाओ। आपको लोग, ये दोनों में बहुत फर्क है। आपको इसलिए बुलाया कि लोग आपको सुनते हैं, आप बुलाने में, आपको सुनना बुलाने चाहते में हैं। और दबाव डाल के आने में बड़ा अंतर है ना। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जो चंदा देने वाले लोग हैं वो भावना से चंदा किसी को नहीं देते। अगर संभावना से दे रहे हैं, सुनिए, भावना से नहीं, उन्होंने संभावना से अगर चंदा दिया है। कांग्रेस को भी चंदा मिला है तो आप देखिएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें थी, ये चंदा कहां मिला, कैसे मिला, वो भी पता चलेगा। चंदा, DMK राजीव जी, को चंदा मिलना राजनीति में किसी पार्टी को चंदा मिलना गलत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सफाई कर रहे हैं। ये कैसी सफाई है? वो किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है, कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। तो ये कैसी सफाई है भाई? ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए आप और उसके बाद परिस्थितियां देश देख रहा है ना। शेल कंपनियां बना करके जिस तरह से चंदे दिए गए, जिस तरह जबरन चंदे वसूले गए हैं। राहुल जी ने जो मुंबई में भाषण किया उसमें खुल करके बहुत विस्तार से इस पर बात की। और सच्चाई यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जब ये चंदे का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक हो जाएगा तो विपक्ष के नेता जो अभी चिल्ला रहे हैं वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं भी आपको माननीय गृह मंत्री जी को 24-48 घंटे में सब आ जाने दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी को तो एसबीआई को बहुत पहले डांट के कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो ले जाओ, सारा डेटा दे दो। सुप्रीम कोर्ट आनाकानी क्यों, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई आनाकानी क्यों कर रहा था? उसके बाद भी गृह मंत्री जी अगर ये कहते हैं कि चंदे का धंधा सामने आ जाएगा तो सब बेनकाब हो जाएंगे, आने दीजिए ना, पूरा देश इंतजार कर रहा है। क्यों एसबीआई देर कर रहा है? मुझे तो हैरत यह है, इतना फटकार उन्हें आसानी से थोड़ी दे रहे हैं। एसबीआई आसानी से थोड़ी दे रहा है। इतनी फटकार के बाद आपने चीफ जस्टिस महोदय, मैं तो उनको सैल्यूट करूंगा, माननीय उच्चतम न्यायालय को सैल्यूट करूंगा।